तो आज आपका परिचय हम एक ऐसी छात्रा से कराने जा रहे हैं जो कि राजकीय विद्यालय की पूर्व छात्रा रही और अपनी मेहनत के बल पर जनपद स्तर की मेरिट में हाई स्कूल में वर्ष 2023 और इंटर वर्ष 2025 में मेरिट में रैंक हासिल की है। तो आज आप सभी बच्चों को हम रिया से मिलवाना चाहते हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी की ताकि आप लोगों को भी सहायता मिल सके, क्योंकि आप भी राजकीय विद्यालय की छात्राएं हैं और बहुत सारी समस्याएं जो इन्होंने फेस की अपनी परीक्षा को देने में या अपनी परीक्षा की तैयारी करने में, संभवतः वही परेशानियां आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में रिया का मैं स्वागत करती हूँ। तो रिया का एक बार ताली बजा के सभी लोग। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की? थोड़ा सा ये बच्चों को आप गाइड करें। वैसे तो पढ़ाई मैं शुरू से कर ही रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने नवंबर और दिसंबर से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी बोर्ड की। उस टाइम पे मैंने रिवीजन अपना प्रॉपर शुरू कर दिया था और वहीं से वहीं से तैयारी की। तो जैसे कि हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं और इंटर में 5 विषय होते हैं, तो पढ़ाई के जो विषय होते हैं उन विषयों को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कब पढ़ना है या सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, कुछ ये थोड़ा सा बच्चों को बताइए। ऐसा था कि मतलब 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं सुबह उठती थी या शाम को मैं सोती थी, उससे पहले मैं अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लेती थी कि अगले दिन मुझे करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर रीड करने हैं, कौन सा नहीं पढ़ना, मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेरा जो सब्जेक्ट वीक था उसको मैं सबसे पहले पढ़ती थी ताकि मुझे लास्ट में जाते जाते बोरियत ना फील हो, ऐसा ना लगे कि उसे हम कम समय दे पाए। तो मैं जो सब्जेक्ट मेरा वीक लगता था वो पहले मैं पढ़ती थी। इस टाइप से बराबर समय सभी सब्जेक्ट को दिया मैंने। तो क्या कोई ऐसा विषय लगा कि जो बहुत कठिन है या इसकी तैयारी हम कैसे करें, कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा किया हो? वैसे तो मुझे कोई इतना सब्जेक्ट टफ नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में थोड़ा लगता था कि ये टफ है, क्योंकि वो उसमें लर्निंग पोर्शन ज़्यादा था। एंटोनाइम्स है, साइलेंस है, तो उसमें याद करने को बहुत ज़्यादा होता है, कहीं से भी वो पढ़ सकते हैं। तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। सुबह उठती थी तो पहले मैं वही 10 लर्न कर लिए। एंटोनिम्स आज टारगेट कर लिया 10 मैंने ये लर्न करना है, फिर अगले दिन मुझे वो लर्न आगे लर्न करना। इस तरीके से मैं करती थी और कोई टफ नहीं है। अगर आप बराबर समय देते हो हर सब्जेक्ट को तो कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे कि पढ़ाई का जो मेन आपका सोर्स था, मॉडल पेपर से या एनसीईआरटी बुक से या आपने अपने स्वयं के नोट्स बनाए, किसको आप ज़्यादा महत्व देना चाहेंगी? महत्व तो तीनों का है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने अपने मॉडल पेपर से, एनसीईआरटी बुक से, बायो की एनसीईआरटी बेस है और उस सबसे निकाल के खुद के नोट्स बनाए थे, जिसे हम शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। जैसे मैंने रिवीजन किया था उस टाइम पे, मैंने बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो मुझे लगता है कि आगे तक मैं भूल जाऊंगी, उसको मैंने एक अपनी अलग से कॉपी बनाई शॉर्ट नोट्स तरीके से, फिर मैंने वही लास्ट तक रिवाइज कर दी है। मतलब कि अपने स्वयं के लिखित नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बुक्स का तो हम भूल भी सकते हैं, पर अगर आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो वो आपको परीक्षा के टाइम पे ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। आप रिवीजन कैसे करती थी विषयों का? जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स को मैं अपने तरीके से मतलब पढ़ती थी। रिवीजन नॉर्मल तरीके से ही करती थी, जैसा कि सब्जेक्ट्स है, बायो है, फिजिक्स मतलब है। जैसे लिख कर करती थी कि केवल उसी को बार बार याद करके करती थी? लिख कर प्रैक्टिस करती थी। पहले मैंने पढ़ा है फिर उसे लिख कर प्रैक्टिस किया है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको टेस्ट के थ्रू मैं देखती थी कि मुझे आया है या नहीं आया, तो टेस्ट सॉल्व करती थी उसके लिए। तो रिवीजन में रिवीजन करो, उसके बाद पेपर सॉल्व करो, टेस्ट करो, तो उससे और अच्छी तैयारी आपकी होती है। जैसे आप बता रही थी कि मैंने परीक्षा से पहले मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, तो मतलब थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि मतलब आपने मॉडल पेपर कब से सॉल्व शुरू कर किए थे और कैसे करती थी? मतलब क्या पूरा 3 घंटा देती थी कि थोड़ा थोड़ा करके करती थी? नहीं, मैं पूरा 3 घंटे में पेपर
सॉल्व करती थी। मैंने नवंबर दिसंबर से ही प्रॉपर बताया कि तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने क्या किया था कि नवंबर 1 नवंबर से शुरू किया है, तो संडे आ रहा है बीच में, मुझे नहीं समय मिल रहा, बीच के जो दिन है उसमें मॉक्स देने में नहीं टाइम मिल रहा, तो संडे में मैं 2 मॉक देती थी 3 घंटे का प्रॉपर, विदाउट ब्रेक, ना फ़ोन यूज़ करना, पूरी सीरियसनेस के साथ ही मैं पेपर को सॉल्व करती थी। उससे पहले ये माइंड में मतलब कि सप्ताह शुरू होने से पहले ये माइंड में कर लेती थी कि मुझे अगले संडे को ये पेपर देना है, फिर उसी की तैयारी के अनुसार मैं पेपर देती थी पूरा 3 घंटे का, रुक कर नहीं, प्रॉपर 3 घंटे टाइमर लगा के और पूरी सीरियसनेस के साथ फिर एनालिसिस उसको करती थी, कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको मैं सुधारती थी। कहीं जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो मैं उसमें 5 नंबर का लिख दे रही हूँ, तो उसको वहाँ से मैंने थोड़ा सा कट किया है क्वेश्चन को कि हाँ वहाँ पे से हम छोटा कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी समय को बचत कर सकते हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है पेपर देने से। और मैंने लगभग 30+ खुद से सॉल्व कर लिए थे मॉडल पेपर, जो अनसॉल्व पेपर होते हैं वो, और मैंने कोचिंग भी ली थी, वहाँ भी 15 पेपर हुए थे मेजर, 3 घंटे के, तो वो मैंने दिए थे। यानी कि मतलब पेपर सॉल्व करने से आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो हमको उसमें कितना लिखना है। अब ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है और उसमें हम 1 पेज पूरा लिख के दे रहे हैं तो फिर हमारे दूसरे प्रश्न छूट जाएंगे। तो जैसे अगर आप एक पेपर को समय अलार्म लगा के अगर आप उसको करने बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा कि आप फिर प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका सीख जाएंगे कि हमको किस प्रश्न में कितना समय देना है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि परीक्षा के दौरान सभी बच्चों को टेंशन होती है, तनाव भी आता है, किसी की अच्छी तैयारी होती है, किसी को लगता है मेरी कम तैयारी है, तो इस दौरान कैसे अपने आप को नियंत्रित करें कि टेंशन ना हो? ऐसा तो डर लगना, तनाव आना ही नॉर्मल बात है। पहले तो अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतने डर, उतना टेंशन आपको होगी। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी लगता है थोड़ा बहुत, तो खुद पे भरोसा रख के खुद को यकीन दिलाए कि मैं कर सकती हूँ, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे तो अपने पेरेंट्स से बात करिए और पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर रखिए और खुद को मोटिवेट करती रहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब अपने अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितनी भी तैयारी है हमारी बेस्ट है ना, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको स्ट्रेस कम आएगा। अच्छा, अगला ये है कि जैसे कि जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उस दौरान जैसे ही हमको प्रश्न पत्र मिलता है तो सबसे पहले एक परीक्षार्थी को क्या करना चाहिए आपकी दृष्टि से? मैं अपना पहले बताती हूँ मैं क्या करती थी। जैसे कि मुझे प्रश्न पत्र मिला है तो मैं थोड़ी सी हल्की सी स्माइल करती, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में थोड़ा खुद को इतना मोटिवेट करती कि हाँ मुझे अच्छे से पेपर लिखना है। स्माइल की, धैर्यपूर्वक पहले पेपर को देखा अच्छे से, शांति से, फिर उसको पढ़ना, पूरा रीड किया, उसके बाद ही सॉल्व करती थी। मुझे लगता है आप भी ऐसा करेंगे कि अच्छे से, बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं पेपर खोलना, मिल गया एकदम से पेपर खोलें, जल्दी जल्दी टाइम कम पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। धैर्य से उसे पेपर देखें, समझें क्या क्वेश्चन हैं, पढ़ें आराम से, उसके बाद ही आप सॉल्व करें धैर्यपूर्वक। हाँ, जैसे पेपर मिलते ही अचानक से घबराहट होती है कि अरे कुछ मुझे आता भी है कि नहीं, और होता ये है कि पेपर देखते ही सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं दिमाग से, और जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है और हम प्रश्न पत्र लेके जब सहेलियों से चर्चा शुरू करते हैं तो लगता है अरे ये तो हमें आता था। होता है ना, ऐसा होता है कि परीक्षा समाप्ति के बाद लगता है कि अरे इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो आप समझिए कि जब आप टेंशन में होते हैं या तनाव में होते हैं तो आपका मस्तिष्क शून्य हो जाता है। तो आपको कैसे भी करके अपने मस्तिष्क पर मतलब तनाव नहीं लाना है, ताकि आपकी जो पीछे की आपकी मेमोरी है वो रिकॉल कर सके। रिकॉल मतलब दोबारा से उसको याद कर सके कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपनी जब पढ़ाई कर रहे थे तो कैसे तैयार किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं उस दौरान। थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा भी नर्वसनेस हो, 2 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए और सांस ले लीजिए। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचती है तो दिमाग काम करने लगता है। तो बहुत अच्छा है। तो अगला ये प्रश्न है आपसे कि परीक्षा जो हम कॉपी लिखते हैं उसका प्रेजेंटेशन क्या मायने रखता है नंबर अच्छे लाने में?
तो किस तरीके का प्रेजेंटेशन हमको करना चाहिए? बिल्कुल मायने रखता है परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को अच्छे से प्रेजेंट करना। मुझे लगता है कि हमारी जो कॉपी है वो टीचर्स मतलब कि हम हैं, टीचर है हमें नहीं देखता है, हमारी कॉपी को देखता है। कॉपी ही टीचर के सामने हमारी आवाज़ होती है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम लिखते हैं, तो कॉपी को हम अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे, सारी चीज़ें टीचर को देखते ही समझ आएंगी। कॉपी खोलेगा टीचर, अगर उसको समझ में आ रही तो ऑलरेडी से आपको 2 नंबर तो एक्स्ट्रा दे ही देगा कि बिल्कुल अच्छा, मतलब गलत आंसर भी होगा लेकिन फिर भी आपको नंबर तो दे ही देगा। तो कॉपी लिखना मुझे लगता है बहुत मैटर करता है। 2 मिनट अभी वही आना है। तो आप कॉपी को बहुत अच्छे से लिखिए, हैंड राइटिंग अच्छी लिखिए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। जो क्वेश्चन में बोला गया है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिए प्रश्न को, आंसर को। तो और हेडिंग्स है, जैसे कि हेडिंग में लिखना है, डायग्राम वहाँ पे पूछा जाए तो आप डायग्राम बनाइए। वहाँ पे अगर 5 नंबर का प्रश्न है, अगर उसमें डायग्राम नहीं भी पूछा गया है तो आप अपनी तरफ से डायग्राम दे देंगे तो और अच्छा रहता है कि अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो आप कॉपी लिखने पे भी बहुत ध्यान दीजिए। अभी समय है, आप दे सकते हैं मैम। बहुत अच्छी बात बताइए कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है एक तरीके की आपकी कॉपी होती है और परीक्षक को नहीं पता है कि ये स्टूडेंट कैसा पढ़ने में है। वो आपकी कॉपी देखकर ही विचार करेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। उसमें बिल्कुल भी आलस मत करिए, लापरवाही मत करिए। कलरफुल पेन ले जाइए और ड्राइंग जहाँ आवश्यकता हो आप उसका चित्र भी बनाइए, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर से बड़े प्रश्न में 5 नंबर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया है, आपने रेखा चित्रों का प्रयोग किया है, आपने चित्रों का प्रयोग किया है, हिंदी में आपने कोटेशन का प्रयोग किया है, तो निश्चित ही 5 में 4 नंबर एग्जामिनर आपको दे सकते हैं और बहुत अच्छा होने पर 5 में 5 भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसको बहुत साधारण तरीके से लिख दिया है, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं किया है या कोई आपने हेडिंग नहीं दी है, कोई कोटेशन नहीं लिखा है, तो एवरेज नंबर आपको मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर प्रश्न को हमको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण हमें अलग करना होगा। सामान्य 1 नंबर का प्रश्न है उसमें तो आप उत्तर लिख सकते हैं, पर जो बड़े प्रश्न हैं जिसमें हमें ज्यादा स्कोरिंग चाहिए उनके लिए हमको थोड़ा प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना होगा। अगला ये प्रश्न है कि जैसे कि क्या आपने कोचिंग पढ़ी थी कि विद्यालय के ही आप पढ़ाई से आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? थोड़ा इस विषय में हमें बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी की थी। हाँ, मैंने कोचिंग तो ली थी लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया था। वो कोचिंग लेने का कारण बस यही था कि मेरे विद्यालय में इतने प्रॉपर टीचर्स नहीं थे, जिस वजह से मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी। और सेल्फ स्टडी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, ना कि मैं कोचिंग पे ही डिपेंडेंट रही। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं है तो आप ज्वाइन मत कीजिए। और यदि आपको लगता है कोचिंग हमें ज़रूरी है, कोचिंग से ही सिलेक्शन मतलब डिस्ट्रिक्ट में रैंक आती है या अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विद्यालय में अगर आपके अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना, आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या मुझे ये तैयार नहीं होता या मैं दूसरे की तरह इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वो किस तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें? पहले तो एवरेज स्टूडेंट जो खुद को समझते हैं कि मैं एवरेज हूँ, वो पहले अपनी थिंकिंग को बदलें। वो ये सोचे कि मैं मतलब वो भी किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी में वीक होते हैं, नहीं, वो हर किसी में स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो खुद को अगर पॉजिटिव वे से लेकर चलेंगे तो वो अच्छा कर पाएंगे। और अच्छे से अगर तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस रिवीजन वो भी करना शुरू कर देंगे। डेली थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ रोज़ अगर पढ़ेंगे तो वो अच्छा कर सकते हैं और उनके इससे मार्क्स इंक्रीज होंगे और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी विद्यार्थी एवरेज नहीं होता। हर विद्यार्थी की अपनी एक समझ होती है, अपनी एक पकड़ होती है किसी न किसी विषय में।
तो हमें बस उसी को अपनी ताकत बनानी है और उसी के बल पर अपनी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल भी निगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि अभी तक बिल्कुल मैंने तैयारी नहीं की है तो अब आगे कैसे होगी। अब बस 1-2 प्रश्न रह गए हैं, तो अब 15 दिन बचे हैं मुझे लग रहा है परीक्षा के। तो इन 15 दिन के लिए बच्चों को क्या टिप्स है कि वो किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें अपने तैयारी के लिए? 15 दिन में कुछ भी नया ना पढ़ने की बजाय आप रिवीजन करिए। जो भी आपने पुराना पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रिएक्शन और डेरिवेशन है, इनको आप रिवाइज करिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। और यही सबसे चीज़ है कि प्रैक्टिस रिवीजन बहुत मस्त है इस टाइम पे। और अभी भी टाइम है तो आप 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसमें आप जहाँ भी टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो वहाँ पे आप कम करके बचा सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और मेरे पिताजी कहते हैं कि नो रिवीजन नो डिवीज़न। अगर करोगे रिवीजन तो बनेगी डिवीज़न। तो आप रिवीजन जितना करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे चीज़ें आपके साथ होंगी, मतलब मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई है कि अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब नया पढ़ना शुरू करेंगे ना तो पीछे का जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब भूलने लगेंगे। तो अब जो ये 15 दिन बचे हैं इसमें आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। कि मान लीजिए आपकी 80% तैयारी है तो आपको फोकस करना है कि 80% तैयारी में ही हमारा 100% रहे। आप यदि आपने 100% तैयारी शुरू कर दी फिर से करना, तो फिर क्या होगा, जो 80% आपको तैयार है वो भी आप भूलने लगोगे। तो इसलिए आपका जितना तैयार है सभी विषयों में आप उसको अभ्यास के द्वारा और कंफर्म करिए। और प्लस एक चीज जो बताई है कि मॉडल पेपर सॉल्व करिए। तो जब भी आपको समय मिल जाए 2-3-4 घंटे का लगातार लिखने की प्रैक्टिस करिए और उसमें जो कमियां आई हैं उनमें सुधार कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहें?